हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज अपन करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर 6, मोस्ट वांटेड सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही मान लेना तुम लोग, ठीक है। और हमारे 10th बोर्ड के अंदर इसका वेटेज होने वाला है 7 to 8 मार्क्स है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनना सब। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की कहानी। तो चैप्टर 6 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है, और वैसे आपको 10th में सीखने को मिलेगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है। तो पहले तो आप डिफरेंस समझो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। देखो भाई, जब आपके पास ये मेरे दोनों हाथ हैं, पूरे ओवरलैप हो रहे हैं, इसको दिखा रहा हूं, ये पूरा सुपर इंपोज कर रहा है ना इसको। इस वाले हाथ को दिखाऊंगा तो पीछे वाला हाथ दिखेगा, ये वाला हाथ दिखाऊंगा तो पीछे वाला हाथ दिखेगा। बेसिकली इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। किसी का होता है कि ये हाथ किसी का छोटा है या किसी का बड़ा है, सब दोनों हाथ बराबर होते हैं हमारे। आज ये दोनों हाथ अगर मैं आपको बता रहा हूं तो दोनों हाथ है कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर मैं बात करूं एक छोटे बच्चे का हाथ और एक मेरा हाथ है, तो वो दोनों हाथ एक जैसे दिख रहे हैं, बट दे आर डिफरेंट इन साइज। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है जब डिफरेंस कुछ भी ना हो, और सिमिलैरिटी का मतलब है जब एक ही डिफरेंस हो, उनका साइज छोटा बड़ा हो, बाकी बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे कि किसी का मॉडल बनाया आपने, देयर इज अ कार, जो एक्चुअल कार है उसका एक डमी कार बनी हुई है जो छोटी सी है, तो उनमें सारे फीचर्स सब कुछ सेम है। जैसे उसका कलर वैसे इसका कलर, जैसे इसके टायर वैसे उसके टायर, सब कुछ सेम कलर वगैरह सब कुछ एवरीथिंग, बट उसका साइज छोटा बड़ा है। वो एक्चुअल कार बहुत बड़ी है और डमी कार छोटी है। तो दे आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। लेकिन एक जैसी दो कारें हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या हो गई, two or more figures are said to be congruent, two or more polygons are said to be congruent when there is no difference between them। और बात करते हैं उसके बाद सिमिलैरिटी की। टू और मोर ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू और मोर फिगर्स, टू और मोर ट्रायंगल्स, टू और मोर पॉलीगन्स। आप इन सबकी बात सुन लो। टू और मोर फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल। दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर तब बोलेंगे जब उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी उनकी जो साइड्स होती है वो बराबर होती है, प्रोपोर्शनल नहीं होती है। तो आप फटाफट से डेफिनेशन लिखो। राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, दैट मीन देयर साइड्स आर, देयर corresponding sides are equal and corresponding angles are equal। और corresponding angles भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये साइन होता है सिमिलैरिटी का। इसका मतलब है corresponding sides, जो corresponding sides है, corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal। corresponding sides proportional होती है और corresponding angles क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान रखना, corresponding sides proportional होगी और corresponding angles क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस बात का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, चलो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे, जरा ध्यान से देखना। एंड द एग्जांपल इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मुझे ऐसे दो फिगर्स के एग्जांपल दो जो सिमिलर होते हैं हमेशा। तो आपने कहा देखो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है पीक्यूआर। बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इनके एंगल 60-60 तो होंगे ही। सारे के सारे एंगल्स कितने होंगे, 60-60-60। इसके भी सारे एंगल कितने होंगे, 60-60-60 होंगे। सपोज इसकी साइड 3 है और इसकी साइड है 5-5-5। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर बोल सकते हो। आपने कहा सर बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज इनकी सारी साइड्स का रेशियो, चाहे आप ए बी अपॉन पी क्यू निकालो, चाहे आप बी सी अपॉन क्यू आर निकालो, चाहे आप ए सी अपॉन पी आर निकालो, इनके जो साइड्स का रेशियो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं। किसके, 60 डिग्री के। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ऑल आर इक्वल। सो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऐसा ही और एग्जांपल दूं, दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स हैं सारे के सारे सिमिलर है, दुनिया में जितने भी सर्कल्स हैं सारे के सारे सिमिलर है।
लेकिन दुनिया में जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सारे के सारे सिमिलर नहीं है। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर। वो हो सकते हैं सिमिलर लेकिन सारे नहीं होते। मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर्स के लिए आंख बंद करके बोल सकता हूं कि वो सिमिलर होते हैं, और उसका रीजन क्या है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और एंगल्स जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। तो कल किसी ने आपसे पूछा कि टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंसी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, सिमिलैरिटी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। कॉन्ग्रुएंसी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सिमिलैरिटी में भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से पहले करते हैं 6.1। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है 6.1 करवाने के लिए। इन एक्सरसाइज 6.1 आप लोग फटाफट से देख के बताओ कि फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा। ऑल सर्कल्स आर डैश, ऑल सर्कल्स आर, हम बोलेंगे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो इसका आंसर क्या हो गया, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ध्यान रखना कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional. Give two different examples of pair of similar figures and non-similar figures. तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, फटाफट जरा ध्यान से देखना। देखो भाई, सिमिलर फिगर की बात करते हैं तो सिमिलर फिगर के लिए एग्जांपल सुन लो। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, और आप बोल सकते हो टू स्क्वायर्स, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन है तो स्क्वायर, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इसकी साइड 2 2 2 है, इसकी साइड 4 4 4 है, तो रेशियो सबका सेम आएगा, और एंगल तो वैसे भी स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं। नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल में आप कुछ भी लिख सकते हो। आपने बोला देयर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, बोथ आर नॉन सिमिलर। पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल बोल दो, दे आर नॉन सिमिलर। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो हमारे सामने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम वगैरह है, ये सब क्या होते हैं, दे आर नॉन सिमिलर फिगर्स। बट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल स्क्वायर्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ये फैक्ट है, ध्यान रखना। मैं मना नहीं कर रहा कि रेक्टेंगल सिमिलर नहीं हो सकते, मैं बोल रहा हूं कि सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते, ध्यान रखना। मैंने ये नहीं कहा कि रेक्टेंगल सिमिलर ही नहीं हो सकते। दो रेक्टेंगल सिमिलर बना सकते हैं हम, कंडीशन ऐसे डाल देंगे कि साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा और एंगल तो वैसे इक्वल होते हैं। लेकिन सिर्फ आप एक कंडीशन को लेकर जज नहीं कर सकते कि अगर आपके सिर्फ साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, एंगल अनइक्वल आ रहे हैं, तो आप बोलोगे वो सिमिलर नहीं है। एंगल्स का भी इक्वल होना जरूरी है और साइड का रेशियो भी इक्वल आना जरूरी है, तब आप बोलोगे कि वो सिमिलर है। अब आपके सामने ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करके बताना है कि दे आर सिमिलर और नॉट। तो आप बोलोगे दे आर नॉट सिमिलर बिकॉज उनकी साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, बट उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल 90 है तो इसमें एंगल 90 नहीं है। तो दे आर नॉन सिमिलर फिगर्स। दे आर नॉन सिमिलर फिगर्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ये नॉन सिमिलर फिगर्स है, ध्यान रखना। और रीजन क्या लिखोगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर अनइक्वल। अब हम बात करते हैं इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम की, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका एक नाम और भी है, इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम। बहुत ही अच्छी थ्योरम है और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जरा ध्यान से देखना और आपको समझ भी बहुत बेटर आएगा इसके बारे में। ये थ्योरम कहती है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। इनका कहना है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका कहना है कि अगर एक ट्रायंगल आपके सामने है, देयर इज अ ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल के अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ की है DE, जो कि पैरेलल है BC के। सपोज DE इज पैरेलल टू BC है। इफ DE इज पैरेलल टू BC, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं अच्छे तरीके से, इफ DE इज पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा ही होगा। ये फैक्ट है। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा ही होगा, ध्यान रखना। यही BPT ने कहा था। अब थ्योरम की बात करते हैं। देखो थ्योरम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर एक क्वालिटी गिवन होगी कि अगर ऐसा हो रहा होगा तो उससे ये इंपैक्ट पड़ेगा। तो वही चीज है आपके सामने। इसने बोला कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये फैक्ट है, ध्यान रखना। दिस इज अ फैक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं इस थ्योरम का प्रूफ कराऊंगा और ये प्रूफ के बोर्ड्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए आपसे कह रहा हूं जरा ध्यान से इसका प्रूफ समझना। इस पूरी की पूरी थ्योरम का प्रूफ कराऊंगा कि इसके पैरेलल होने से ये इक्वल कैसे आया।
इस थ्योरम को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। शॉर्ट में इसका नाम क्या होता है? बीपीटी। ये भी ध्यान रखना, बीपीटी कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो बीपीटी का प्रूफ देखो सब। इन प्रूफ ऑफ बीपीटी मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा एक ट्रायंगल। कौन सा कलर सही चल रहा है भाई इस पे? ये भी सही नहीं है, तो हमें कुछ बढ़िया सा कलर लेना चाहिए। पिंक ही ले लेता है। ये लो, ये हमने बना दिया एक ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी हमने ड्रॉ किया, देयर इज अ लाइन डीई जो कि पैरेलल है किसके? बीसी के। तो हमें गिवन क्या है? आपने कहा वी हैव गिवन दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी इन ट्रायंगल एबीसी। क्या प्रूफ करना है हमें? तो टू प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, हमें प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। आपने कहा ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं, जरा ध्यान से देखना, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। हमने स्टार्ट किया, हमने कहा देखो भाई प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ से पहले मुझे इसमें कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होगी, तो मैंने इसमें प्रूफ से पहले लिखा कंस्ट्रक्शन। तो एक स्टेप और ध्यान रखेंगे आप लोग सब कि अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? ड्रॉ DM perpendicular AC and EN perpendicular AB and join BE and CD. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैं, परपेंडिकुलर। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इन कंस्ट्रक्शन को अपन किसी और कलर से बनाए तो ज्यादा बेटर है ना। काम करते को बढ़िया सा कलर लेते हैं यार, रेड ही ले लेते हैं। रेड से बढ़िया तो और क्या ही होगा। जो रेड से मार्क किया कंस्ट्रक्शन का है, ध्यान रखना, ये अपना कंस्ट्रक्शन हो गया। चलो भाई, अब सुनेंगे सब ध्यान से एक बार जल्दी से। अब इसके प्रूफ की बारी है। तो प्रूफ में हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, जरा ध्यान से देखा। देखो मेरे पास कोई भी तरीका नहीं था एडी और डीबी को लाने का, तो मैंने यूज किया कि क्यों ना मैं एरिया वाले पार्ट को लाऊं और एरिया वाले पार्ट से इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करूं। तो मैंने यहां पे निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अब जिस ट्रायंगल को बोल रहा हूं फटाफट से स्कैन कर लो, ट्रायंगल एडीई, क्योंकि अब ज्योमेट्री का पार्ट है और ज्योमेट्री के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि फिगर्स होते हैं और फिगर्स में हम फटाफट 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 ट्रैवल कर सकते हैं। एडीई, ट्रायंगल एडीई का बेस में एडी लेने वाला हूं, तो हाइट ऑटोमेटिकली ईएन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आपने लिखा द एरिया ऑफ एडी इज हाफ एडी मल्टीप्लाई बाय ईएन। बात करते हैं इसके बाद फिर से एरिया ऑफ डीबीई की, हाफ व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल ऐसा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये अगर हम उसकी बेस ले रहे हैं तो उसकी हाइट जो होगी वो यहां से ड्रॉ होगी इस जगह से, और ये उसकी हाइट होगी। ध्यान रखना, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की पहचान ही है कि उसकी हाइट उसके बाहर बनती है, ध्यान रखना। और आप लोग सब समझो एक बार, दिस इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। मुझे यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो बाहर ही तो आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो हम लोग फटाफट से यहां पर इस बात को लिखेंगे जल्दी से। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ डीबीई इज इक्वल्स टू हाफ डीबी मल्टीप्लाई बाय ईएन। ये उसकी हाइट हो चुकी है, ध्यान रखना। अगर आप इस ट्रायंगल को ले रहे हो तो इस ट्रायंगल के लिए आपने बेस लिया है डीबी, तो आपकी हाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ईएन हो जाएगी, ध्यान रखना। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, एडीई और एरिया ऑफ डीबीई को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको वैल्यू निकल के आएगी हाफ एडी मल्टीप्लाई बाय ईएन अपॉन हाफ डीबी मल्टीप्लाई बाय ईएन। ईएन से ईएन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, और आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीबीई इज इक्वल्स टू एडी अपॉन डीबी हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, दिस इज योर आंसर। एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एडी अपॉन एबी निकल के आ रहा है। अब ये जो पार्ट आपके सामने निकल के आया है, इसको आप कर दो फर्स्ट इक्वेशन। हमें कुछ तो रोल मिल रहा है, कम से कम हम लोग एडी और डीबी को साथ तो ला पाए, तो हमने फटाफट से इन दोनों का एरिया निकाल के डिवाइड किया, और बिल्कुल इसी चीज को एज इट इज फॉलो करेंगे हम लोग
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अगेन निकलेगा और इस बार उसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ डीईसी से। आप मुझे बताओ एडीई का बेस अगर मैंने एई लिया, अगर ट्रायंगल एडीई का बेस मैंने एई लिया तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी डीएम। अगर मैंने डीईसी का बेस ईसी लिया तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी डीएम। अब अगर आपने हाफ से हाफ कट किया, डीएम से डीएम कट किया, तो आपके पास एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईसी क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईसी इज इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ये निकल गया आपके आप सेकंड इक्वेशन। देखो हमने बहुत सिंपल सा मैप तैयार कर लिया है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों की दोनों इक्वेशंस जो है वो इक्वल आ चुकी हैं, इक्वल नहीं है ये, सॉरी, उन दोनों के अंदर एई अपॉन ईसी और एडी अपॉन डी भी आ चुका है। अब हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि हम कैसे भी करके इस एई अपॉन ईसी को और उस एडी अपॉन डीबी को इक्वल बनाए। और इनको इक्वल करने का मुझे जो आइडिया लग रहा है वो बहुत सिंपल सा यही है कि इस वाले पार्ट को, जो इसका एलएचएस पार्ट दिख रहा है ये वाला, और इस वाली इक्वेशन का जो एलएचएस पार्ट है जो आपको पीछे की तरफ दिख रही है इक्वेशन, इन दोनों को मुझे इक्वल बनाना है। तो इनको इक्वल बनाने का मुझे एक ही तरीका नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे फिगर दोबारा से बना रहा हूं, फटाफट से देख लेना फिगर हमने क्या बनाया है, थोड़ा शॉर्ट बनाए थे फिगर। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, उस पर डीई था, पैरेलल टू बीसी था, और हमने इसको ज्वाइन किया हुआ था और यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हुए थे। मुझे सिर्फ एक बात समझानी है आप लोगों को कि अगर देखो इन दोनों के अंदर ऊपर की तरफ एडीई और इधर भी ऊपर की तरफ एडीई तो आ ही रहा है, जो इक्वल नहीं आ रहा वो कौन है, नीचे वाला डीईसी, और इधर आ रहा है डीबीई। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल डीईबी और ट्रायंगल डीईसी, अगर मैं इन दोनों का एरिया इक्वल कर पाया तो मेरा काम आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ट्रायंगल डीबीई एंड ट्रायंगल डीईसी आर ऑन सेम बेस डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स डीई पैरेलल बीसी। तो आप बोल दोगे ट्रायंगल डीईबी एंड ट्रायंगल डीईसी आर ऑन सेम बेस डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स डीई पैरेलल बीसी, सो दे हैव इक्वल एरिया, सो दे हैव इक्वल एरिया। यानी कि एरिया ऑफ डीबीई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डीईसी होगा। अगर ये दोनों का एरिया इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल्स का एरिया भी इक्वल होगा। आपने कहा जी बिल्कुल इक्वल होगा, 1 अपॉन डीबीई 1 अपॉन एरिया ऑफ डीईसी, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर डीबीई के ऊपर एडीई आ रहा है और डीबीसी के डीईसी के ऊपर भी एडीई आ रहा है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ एडीई बोथ साइड, आपने दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, एरिया ऑफ एडीई बोथ साइड, तो आपके पास निकल के आएगा एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीबीई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईसी। ये हो गई आपकी कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब आप मुझे बताओ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों को इनके रिस्पेक्टिव वैल्यू से रिप्लेस कर दो। लिख दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। हैंड्स प्रूव्ड, खत्म हो गया क्वेश्चन। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एई अपॉन ईसी आ रहा है, और ये आपका आंसर हो चुका है। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म, ये आपने प्रूव कर दिया। तो इस पूरी की पूरी थ्योरम को आप ढंग से समझो, कुछ ज्यादा टफ को कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एरिया वाला कॉन्सेप्ट है। एरिया निकाल के डिवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद इन दोनों का एरिया इक्वल कैसा आया, बिकॉज दे आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दैट्स व्हाई उन दोनों का एरिया इक्वल आ गया। अब यहां पर मैंने एक चीज नहीं लिखी है, आर ऑन सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी पैरेलल बीसी, सो दे हैव इक्वल एरिया। आगे चलते हैं। इसी के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज जस्ट इसी के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा एक नई चीज। आगे वाली थ्योरम पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। कॉरोलरी ऑफ बीपीटी,
ये क्या कहती है जरा ध्यान से सुनना फटाफट से, इसका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है, इसको आप डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और कॉरोलरी वर्ड का मतलब क्या होता है वो भी सुन लो। कॉरोलरी का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपने प्रूफ किया है किसी प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प से। यानी कि अब मैं एक ऐसी चीज प्रूव करूंगा जिसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज तो हो ही सकती है, लेकिन उसको प्रूफ करने में जो हमारी हेल्प करेगी वो होगी बीपीटी, इसलिए इसका नाम रख दिया कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। आ रही है बात समझ में? तो कॉरोलरी ऑफ बीपीटी को हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है, बाकी ये एज ए थ्योरम नहीं है, इसको डायरेक्ट आप क्वेश्चंस में यूज नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना, मना कर रहा हूं, बोर्ड्स में नंबर कट जाएंगे फालतू, इसलिए कह रहा हूं ए बी सी के अंदर अगर डीई पैरेलल बीसी है तो आपने मेंशन किया, आपने कहा देखो भाई अगर डीई पैरेलल बीसी है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, हम लोग इसके अंदर क्या प्रूफ करना है, हमें 2 पॉइंट प्रूफ करने हैं कि एडी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन एसी हो, और सेकेंड पॉइंट डीबी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एसी हो। एडी अपॉन एबी इक्वल्स टू ए अपॉन एसी है और डीबी अपॉन एबी इक्वल्स टू ईसी अपॉन एसी है। और मुझे इन दोनों को प्रूफ करना है, तो मैंने सबसे पहले इन लाइंस को पहले देखा, तो मैंने कहा इन ट्रायंगल एबीसी, आपको बीपीटी अप्लाई करना भी सिखाता हूं, देखना ध्यान से कैसे लिखते हैं क्वेश्चंस में। इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो बाय बीपीटी क्या हम ये बोल सकते हैं, बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। और यहां पर एडी अपॉन ए बी प्रूफ करना है, और हमारे पास आ रहा है एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, वहां चाहिए एई अपॉन एसी। और मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, क्या इस वाले पार्ट के अंदर प्रूफ करने के लिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं क्या? जरा ध्यान से देखना एक बार, मेरे को इससे वो पार्ट बनाना है, तो मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा, और उस चीज को सीखने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक सीखनी पड़ेगी, ध्यान से देखना। इसको देखकर इससे कंपेयर करो, बताओ कि हमें इसमें से किन किन पार्ट्स को रखना है। तो आपने कहा सर आपको एडी और एई को तो रखना है, और एबी और एसी को, डीबी और ईसी को कन्वर्ट करना है एबी और एसी में। तो जिनको रखना होता है ना, आप उन दोनों को पहले डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, तो आपने डीबी अपॉन एडी कर दिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू ईसी अपॉन एई हो जाएगा। क्या किया आपने, इसका रेसिप्रोकल किया पहले, तो क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एई, या आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल करने के बाद आपको इस इक्वेशन के दोनों तरफ +1 कर लेना चाहिए, तो आप लिखोगे 1 प्लस डीबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू 1 प्लस ईसी अपॉन एई। आपने एलसीएम लिया तो एडी प्लस डीबी अपॉन एडी आ रहा है, और यहां पे आ रहा है एई प्लस ईसी अपॉन में एई आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि यहां से आपका आंसर आएगा ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए। आपने इस वाले पार्ट के अंदर रेसिप्रोकल बोथ साइड अगेन कर दिया, जैसे रेसिप्रोकल किया, प्रूफ हो गया ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, हैंस प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था हमें। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, आपने ये सीखा कि जिस चीज को हमें रखना है, इन दोनों के अंदर एडी और ई सेफ चीज, जो आपको चाहिए वो होने चाहिए डिनोमिनेटर में। 1 ऐड करने से पहले उसको डिनोमिनेटर पहुंचा दो, ताकि डिनोमिनेटर में जब जैसे आप 1 ऐड करोगे, तो 1 ऐड करने पर ये ऊपर की तरफ एलसीएम लेकर जिसको आपको नहीं चाहिए था डीबी, उसका मिलके एबी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए आपको पहले रेसिप्रोकल करना है और बाद में +1 करना है। अगर आपने कंपेयर करना सीख लिया है तो मुझे आंसर दो कि इस वाली स्टेप के अंदर सेकंड पॉइंट प्रूफ करने के लिए मुझे डायरेक्ट 1 ऐड कर देना चाहिए या इसका रेसिप्रोकल करना चाहिए। तो आपने पहले चेक किया, मुझे डीबी और ईसी चाहिए, डीबी और ईसी एज इट इज ऑलरेडी नीचे ही है, तो आपको इसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी आया है, इसमें आप डायरेक्टली +1 कर दो दोनों तरफ। तो यहां पे कितना हो जाएगा, डीबी प्लस एडी अपॉन डीबी, एई प्लस ईसी अपॉन ईसी। तो हम कह सकते हैं यहां पे आंसर आएगा आपका ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी। तो डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी, हैंड्स प्रूफ खत्म। प्रूफ हो चुका है, आप आराम से कर सकते हो। एडी अपॉन डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी, यह आपका प्रूफ हो गया कंप्लीट। दिस इज द कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। इसको डायरेक्ट यूज नहीं करना है, लेकिन ये +1 वाला कंसेप्ट आपको काफी हेल्प करेगा आगे आने वाले क्वेश्चंस पे, ध्यान रखना।
चलो आगे चलते हैं, सुनना इसका ध्यान से। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आगे जरा इसका फटाफट से इसका प्रूफ पढ़ लो। प्रूफ मतलब इसका स्टेटमेंट पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो भाई इसके अंदर आपको ऐसा बोला गया है कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर अगर आपको बोला जाए कि ये लाइन है डीई, इसने ए बी को और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है, मान लो ऐसा बोला गया है, इसने ए बी को और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है, एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के इक्वल आ रहा है, मान लो ऐसा हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि डीई जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। ये है बिल्कुल उल्टी उस थ्योरम की। अगर ऐसा पता है, अगर ऐसा है तो ये होगा डीई इज पैरेलल टू बीसी होगा। तो बेसिकली आज आपके इतने सारे मेथड्स में एक नया मेथड और जुड़ गया। आपको पता है कि लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के बहुत मेथड थे। क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर देंगे, कोइंटर का सम 180 कर देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। इन सारे के सारे मेथड्स में आज एक नया मेथड और आपने जोड़ लिया अपनी डिक्शनरी के अंदर कि आज से अगर मुझे कभी लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना पड़ा तो मैं एक बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में भी सोचूंगा, ध्यान रखना। और यही आपको मैं सिखाना चाहता हूं इस वाले क्वेश्चन से कि आपको डीई पैरेलल टू बीसी ये आपको डायरेक्ट यूज करना आना चाहिए एग्जाम्स के अंदर, और पता होना चाहिए कि बीपीटी को कहां यूज करते हैं और कन्वर्स बीपीटी को कहां यूज करते हैं। जहां आपको साइड्स का रेशियो इक्वल करना हो बीपीटी लगेगी, जहां आपको साइड्स को लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना हो वहां कन्वर्स बीपीटी लगेगी, ध्यान रखना। इसका प्रूफ देखो सब, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ, तो इसका फिगर ड्रॉ किया हमने। इसके अंदर आपने ड्रॉ किया देयर इज अ लाइन डीई, डीई इज पैरेलल टू, सॉरी, in the given part we have given that AD upon DB is equals to AE upon EC। और मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है, मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि DE is parallel to BC होगा। तो DE को BC के पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है, जरा ध्यान से देखना। DE को BC के पैरेलल प्रूफ करवाना है। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक लाइन है और यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है? आपने कहा सर इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। अगर इससे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है तो मुझे ऐसा बताओ कि इस पॉइंट से पास होने वाली उन इनफाइनाइट लाइंस में से ऐसी कितनी लाइंस होंगी जो इसके पैरेलल होगी? तो आपने कहा सर ऐसी तो सिर्फ एक ही लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। तो हम इस बात को समझ सकते हैं इस तरीके से कि अगर डी पॉइंट से बीसी के पैरेलल डीई सपोज नहीं है, क्योंकि मुझे पैरेलल प्रूफ करना है, इसका मतलब मुझे अभी नहीं पता कि वो पैरेलल है या नहीं है। तो मैंने बोला कि मान लो कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, तो कोई तो लाइन होगी ना यार जो डी से पास होगी और बीसी के पैरेलल होगी। तो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन किया और उसमें लिखा इस तरीके से मैंने, इफ पॉसिबल लेट डीएफ पैरेलल टू बीसी, और मैंने डीएफ ड्रॉ किया यहां पे, दिस इज द लाइन डीएफ जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के। हमें लिखा डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, इस वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है और एकदम इजी वे है, ठीक है। तो ध्यान देना सब प्रूफ के ऊपर। इन ट्रायंगल एबीसी इफ डीएफ इज पैरेलल टू बीसी देन एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC होगा। और इसका रीजन क्या लिखा हमने, बाय बीपीटी। ये हमने बीपीटी से पढ़ा है, ध्यान रखना, ये हमने कहां से पढ़ा है, बीपीटी से पढ़ा है, ओके। तो यहां पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल ABC के अंदर हमने DF पैरेलल BC बोल करके उसको बीपीटी अप्लाई करवा करके AD अपॉन DB को AF अपॉन FC के इक्वल निकाल लिया। लेकिन अभी भी हमारे पास इस चीज का प्रूफ नहीं मिला कि डीई को बीसी के पैरेलल कैसे प्रूफ करें। तो आपने कहा देखो यार एडी अपॉन डीबी एफ अपॉन एफसी के पैरेलल है, बट वी हैव गिवन दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ऐसा हमें गिवन था। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर इन दोनों से हम कंपेयर करें, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों से कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करूं तो शायद आप इस बात को समझ सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हम ये बोल सकते हैं
कि AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा। बिल्कुल सही है। AF अपॉन FC AE अपॉन EC के इक्वल आ गया। अब यहां पर एक चीज समझना ध्यान से, मुझे अभी भी यहां से कोई रिजल्ट खास मिल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें दोनों तरफ +1 करूंगा, तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे इसमें हम +1 करेंगे, ऊपर आएगा FC प्लस AF अपॉन FC, इधर आएगा EC प्लस AE अपॉन EC। तो यहां तो हो गया आपके पास AC अपॉन FC इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC, और AC कट जाएगा और आपके पास एक्सप्रेशन निकल कर आएगा कुछ इस तरीके से, 1 अपॉन FC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। 1 अपॉन FC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। रेसिप्रोकल करोगे निकल के आएगा FC इज इक्वल्स टू EC, लेकिन कहीं ना कहीं FC इक्वल्स टू EC हमारे लिए मानना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि FC क्लियर दिख रहा है कि जो FC है वो EC से बड़ा है। ये इक्वल कैसे आ सकता है, लेकिन उसको हम गलत बोलने की हमारी हिम्मत हो नहीं रही है, बिकॉज उसको गलत बोलने का मतलब है साफ साफ BPT को गलत बोल देना, क्योंकि वो BPT के यूज के थ्रू गिवन पार्ट तो गलत हो नहीं सकता, BPT हम गलत बोल नहीं सकते क्योंकि BPT तो हमने प्रूफ करी अभी अभी। और उस हिसाब से जो FC इक्वल टू EC आ रहा है, इस बात को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल when E and F coincide. So if DE parallel BC, sorry, if DF parallel BC, then DE is also parallel to BC. ध्यान रखना, अगर DF BC के पैरेलल है तो फिर DE भी BC के पैरेलल होगा, ये फैक्ट है और आप कह सकते हो हैंस प्रूव्ड। अगर ये दोनों पॉइंट्स ही कोइंसाइड करेंगे तो चाहे DF बोलो या DE बोलो, बात तो एक ही है। तो अगर DF पैरेलल है BC के तो फिर DE भी पैरेलल होगा। आप जब चाहो तब F को हटा करके E लिख सकते हो, ध्यान रखना। दिस इज द प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है एक्सरसाइज 6.2। आप लोग एक बात को दिमाग में रखकर बैठे हैं बिल्कुल क्लियरली कि अगर आपको लाइंस पैरेलल पता है तो साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकते हो, यानी कि साइड्स का रेशियो इक्वल करने में हमारी हेल्प कौन करती है, BPT। और अगर आपको लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी हो तो आपकी हेल्प कौन करेगी, कन्वर्स ऑफ BPT। इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। अभी क्वेश्चन हमारे सामने आया, इसके अंदर कोई भी एक पार्ट देख सकते हो आप, तो वो कर लो या ये कर लो, इसको करते हैं हम लोग। यहां पे आपको बोला गया कि DE इज पैरेलल टू BC है। अगर DE पैरेलल टू BC है तो आप मुझे बताओ कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, तो क्या मैं बोल सकता हूं बाय BPT AD upon DB is equals to AE upon EC. What is the value of AD? The value of AD is 1.5. The value of DB is 3. The value of AE is 1. The value of EC is X. हमने EC को X मान लिया फिलहाल। तो सॉल्व करने पर निकल के आएगा X is equals to 3 upon 1.5, जिससे आप बोल सकते हो X is equals to कितना निकल के आएगा, 2 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ X। तो आप कह सकते हो कि जो EC की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 2 सेंटीमीटर। अब देखा आपने लाइन पैरेलल थी तो आपने इजीली BPT लगाया और रेशियो इक्वल करके आपने फटाफट से सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल दी। अब सेम आपको इसके अंदर ऐसे ही करना है। हम सेकंड वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर इसने हमें एक ट्रायंगल बनाकर दिया हुआ है, देयर इज अ ट्रायंगल PQR। मैं आपको इसका एक पार्ट दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा बहुत इजीली। इन ट्रायंगल PQR इसने कहा कि एक लाइन है EF जो कि पैरेलल है QR के, और ये पढ़कर हम काफी खुश हैं बिकॉज लाइंस के पैरेलल होने से हमें काफी फायदा मिल सकता है। वैसे पैरेलल नहीं है, सॉरी इसने बोला नहीं है, इसने चेक करने के लिए बोला है, ध्यान रखना। इसने आपको बोला है कि चेक करके बताओ कि EF पैरेलल टू QR है या नहीं है। तो ध्यान से सुनना सब, EF पैरेलल टू QR करने के लिए आपको इस चीज का पता होना चाहिए, EF पैरेलल टू QR ये प्रूफ करने के लिए आपको इस बात का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक करने का तरीका देखना जरा ध्यान से। मैंने फर्स्ट पार्ट में देखा PE की वैल्यू आ रही है 3.9, EQ की वैल्यू आ रही है 3,
पी एफ की वैल्यू आ रही है 3.6, एफ आर की वैल्यू आ रही है 2.4। अब अगर आपको वैल्यू निकालनी है पीई अपॉन ई क्यू की, तो आपने ऑब्जर्व किया वो निकल के आ रहा है 3.9/3, यानी कि आंसर निकल के आ रहा है 13/10। और जब मैंने वैल्यू निकाली पी एफ अपॉन एफ आर की, तो हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है 3.6/2.4, यानी कि आपका आंसर निकल के आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर निकल के आएगा 9/6, जो आप कह सकते हो 3/2। यह आपका रेशियो निकल के आ रहा है यहां पर। अब अगर आपके दोनों रेशियोज निकल के आ रहे हैं पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, तो आप ये बात बोल सकते हो कि हियर पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। जब ये इक्वल नहीं है तो आप कह देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। क्या लिखेंगे? लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। देखो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एल एम इज पैरेलल टू सी बी है और एल एन इज पैरेलल टू सी डी है, और हमें यह प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे जरा ध्यान से देखना। पहले मेंशन कर देते हैं कौन कौन किसके पैरेलल है। एल एम इज पैरेलल टू बी सी है और एल एन इज पैरेलल टू सी डी है। ये दोनों के दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, वो उसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आप समझ सकते हो कि लाइंस के पैरेलल होने से हमें हेल्प मिलेगी रेशियो इक्वल करने में, बिकॉज हम सीधे सीधे क्या अप्लाई कर सकते हैं? बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन पॉइंट क्या है? तो गिवन पॉइंट ये कहता है एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी है। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अब इन पॉइंट्स को प्रूव करने का क्या रीजन, किस तरह से हम कर पाएंगे? ध्यान से देखना, क्योंकि रेशियो इक्वल करना है, लाइंस पैरेलल दे रखी है, तो हम सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे? बीपीटी के बारे में, ऑब्वियस सी बात है। और वही हमारी हेल्प करेगी भी, ऐसी बात नहीं कि हेल्प नहीं करेगी। जरा ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल एबीसी, मैंने ट्रायंगल एबीसी में देखा कि एल एम इज पैरेलल टू बीसी है, तो हम बोल सकते हैं बाय बीपीटी ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हमें लिखा इन ट्रायंगल एडीसी एनएल इज पैरेलल टू सी डी, तो हम बोल सकते हैं बाय बीपीटी ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। रीजन क्या है इन पॉइंट्स को इस तरीके से मानने का? जरा बात सुनना ध्यान से, क्या रीजन है? द रीजन इज ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी है, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी है। हम जानते थे कि डायरेक्ट ए एम अपॉन एम बी ए एन अपॉन एन डी के इक्वल नहीं आ सकता, बिकॉज ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? ए एन अपॉन एन डी को ए एल अपॉन एल सी के इक्वल प्रूफ करके और इसको भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल प्रूफ करके दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे और उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा? अब उससे हमारे सामने रिजल्ट निकल के आएगा ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। लेकिन एक बार हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना था कि ए एम अपॉन एम बी की जगह ए एम अपॉन ए बी चाहिए। हमें ए एम अपॉन एम बी की जगह क्या चाहिए? ए एम अपॉन ए बी चाहिए। और यहां पर ए एम के अपॉन में ए बी आ रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है? उधर ए एम के अपॉन में एम बी आ रहा है। तो आपको जो मैंने सिखाया था वो कॉन्सेप्ट को यूज करने का टाइम आ गया है। अब जो +1 वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को आप लोग यूज करेंगे यहां पर और मुझे बताएंगे कि इसको रेसिप्रोकल करके +1 करूं या एज इट इज +1 कर दूं। तो आपने कहा देखो सर, जो प्रूफ करना है उस वाले पार्ट में ए एम और ए एन हमें चाहिए, ए बी और ए डी ये हमें बनाने हैं। तो बेसिकली यहां पर ऑड टर्म्स कौन सी हो गई? एम बी और एन डी, ये हमें नहीं चाहिए। तो जो चाहिए होता है वो हमेशा कौन होना चाहिए? डिनोमिनेटर में। तो पहले हमने इसको रेसिप्रोकल किया और रेसिप्रोकल करने के बाद हमने क्या कर दिया उसमें? ऐड वन बोथ साइड, ऐड वन बोथ साइड।
तो 1 प्लस एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन डी अपॉन ए एम। हम कह सकते हैं कि ए एम प्लस एम बी इज अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू ए एन प्लस एन डी अपॉन ए एन। तो ए एम प्लस एम बी कितना हो जाएगा? ए एम प्लस एम बी हो गया ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? ए डी अपॉन ए एन। तो हमारा आंसर निकल के आएगा ऑन रेसिप्रोकल बोथ द वैल्यूज अगेन वी गेट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। और वेरी सिंपल पार्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें करने में, आप आराम से देख सकते हो। ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ये आपने प्रूफ कर दिया क्योंकि ये हमें प्रूफ करके दिखाना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला इन्होंने कि डीएफ इज पैरेलल टू, वी हैव गिवन दैट DF is parallel to AE and DE is parallel to AC। अब आपने गिवन पार्ट में लिख तो लिया कौन कौन पैरेलल है, आपने लिखा कि DE is parallel to AC है एंड DF is parallel to AE है। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि BF अपॉन FE, एक बार फटाफट से नजर मारो BF अपॉन FE पे, वो इक्वल होना चाहिए BE अपॉन EC के। एक बार इसको भी जल्दी से देख लो कि BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC है क्या? BF अपॉन FE, BF अपॉन FE BE अपॉन EC के इक्वल होना चाहिए। और आप एक छोटी सी बात समझना कि ये एक स्ट्रेट लाइन के पार्ट से ये कहां किसी सेम ट्रायंगल के अंदर आएंगे, तो यहां पर भी हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम इनको किसी एक ऐसी कंडीशन के इक्वल बनाएंगे जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि पैरेलल लाइंस डिसाइड करती है ट्रायंगल्स का सिलेक्शन। ट्रायंगल AEB में DF पैरेलल है AE के, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि BF अपॉन FE BD अपॉन AD के इक्वल होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं बोलना है। तो हम लोगों ने प्रूफ को यहीं से स्टार्ट किया ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। इस जगह लिख रहा हूं प्रूफ को, जरा ध्यान से देखना। गिवन टू प्रूफ, किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, मैं लिखा यहां पे इन ट्रायंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE। तो बाय बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं? BF अपॉन FE is equals to BD upon AD, BD upon AD। This is the first equation। आगे लिखा आपने in triangle ABC DE is parallel to AC। तो बाय बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं? BE upon EC is equals to BD upon AD। शायद आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, आपको क्या कह रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप ऑब्जर्व करते हो कि BF अपॉन FE भी BD अपॉन AD के इक्वल है और BE अपॉन EC भी BD अपॉन AD के इक्वल है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में बोल सकते हैं कि BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC है। BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC है। एक बार आप फिर चेक कर लो, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया गिवन पार्ट में, इन द गिवन पार्ट वी हैव given that DE is parallel to OQ है and DF is parallel to OR है। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि EF is parallel to QR। लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। बहुत देर से बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं, अब लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहीं ना कहीं कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि किन किन को पैरेलल प्रूफ करना है। मुझे गिवन है कि ये ED जो है वो इसके पैरेलल है और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। हमें इस लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है इस लाइन के, और ये किस ट्रायंगल के अंदर आते हैं? ये आते हैं ट्रायंगल PQR में। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR है, अगर मैंने साइड्स का कन्वर्स ऑफ बीपीटी थोड़ी कि चलते हुए ट्रायंगल में लगा दोगे, आपको ये पता होना चाहिए
कि उसके अंदर साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है। जैसे कि आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि पीई अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो मैं भी आपके साथ बोलूंगा कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR। तो मेरी छोटी सी बात को आप यहां समझना अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना। क्या लिखेंगे हम लोग यहां मेंशन करेंगे प्रूफ के अंदर। सबसे पहले पैरेलल लाइन से फायदा उठाते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो रेशियो इक्वल आने के चांसेस है। मैं लिखा इन ट्रायंगल POQ, आप बोल सकते हो कि DE इज पैरेलल टू OQ है। तो हम बोल सकते हैं बाय BPT PE अपॉन EQ is equals to PD upon DO. This is the first equation. अब बात करते हैं इसके बाद इन ट्रायंगल POR की, DF is parallel to OR है, तो बाय BPT हम अगेन क्या बोल सकते हैं, PD अपॉन DO is equals to PF अपॉन FR। तो सेकंड इक्वेशन, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि PD अपॉन DO PE अपॉन EQ के भी इक्वल है, PD अपॉन DO PF अपॉन FR के भी इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आप ये बोल सकते हो कि PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल होगा। PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अब एक बार जिस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं उस ट्रायंगल के अंदर इस कंडीशन को जरा बोलकर देखना अच्छे से। ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल PQR EF इज पैरेलल टू QR हो सकता है बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बिकॉज PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल आ रहा है। तो हम बोलेंगे यहां पर इन ट्रायंगल PQR इफ PE upon EQ is equals to PF upon FR, then by converse of BPT हम ये बोल सकते हैं कि EF is parallel to QR, hence proved। EF is parallel to QR, hence proof। तो आप आराम से बोल सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF is parallel to QR, और आपने प्रूफ कर दिया जो आपको प्रूफ करना था बड़े आराम से। इसकी जस्ट आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, AB is parallel to PQ बोल रहा है, AC is parallel to PR बोल रहा है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो BC है वो पैरेलल है QR के। सेम कॉन्सेप्ट, पहले इस ट्रायंगल POQ को लोगे, फिर ट्रायंगल POR को लोगे, उनसे जो कॉमन कंडीशन बनेगी उससे ट्रायंगल OQR में OB अपॉन QB इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR हो जाएगा, और आप बोल सकते हो कि BC इज पैरेलल टू QR है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। चलते हैं इस वाले पार्ट। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो यहां पे सिंपल लिखा हुआ है कि एक लाइन है जो कि मिड पॉइंट से पास होती है ट्रायंगल की एक साइड की और किसी सेकंड साइड के वो पैरेलल है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो थर्ड साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो इस बात को जरा समझने की कोशिश करना बहुत इजी तरीके से, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज, आपको उसने बोला गया कि देयर इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ किया हमने पॉइंट P से, देयर इज अ पॉइंट P, इस पॉइंट P से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि क्या है, पैरेलल है BC के। आपको ये प्रूफ करवाना है कि ये जो पॉइंट है Q वो AC का मिड पॉइंट है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है और उसका प्रूफ ये हमसे मांग रहा है बाय द हेल्प ऑफ BPT। तो देखना कितने आसानी से इसका प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। गिवन ये है P is midpoint of AB, P is midpoint of AB and we have given that PQ is parallel to BC। क्या प्रूफ करना है हमें, we need to prove that Q is midpoint of AC, that Q is midpoint of AC, हमें ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से प्रूफ को देखना अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी सा प्रूफ है, समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूं। मैं लिखा
इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि पैरेलल दे रखा है पी क्यू बी सी के, तो हम बोल सकते हैं बाय, तो हम बोलेंगे बाय बीपीटी एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू AQ upon QC. AP upon PB is equals to AQ upon QC. But we know that P is midpoint of AB, तो AP is equals to PB होगा, और हम इन दोनों को कैंसिल करके 1 बोल सकते हैं, और हम लिखेंगे that 1 is equals to AQ upon QC and this proves that AQ is equals to QC. तो हम बोल सकते हैं कि Q is midpoint of AC है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि Q is midpoint of AC है, और आपने ये बात प्रूफ कर दी that Q is midpoint of AC. Hence proved. तो कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट जो है, ये उसी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं बीपीटी की हेल्प से. तो इसलिए ध्यान रखना, जब कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम को प्रूफ करने की बात आए तो हम बात करेंगे किसकी हेल्प से, बीपीटी की हेल्प से. और जस्ट इसके आगे वाले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है मिडपॉइंट थ्योरम का. प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिडपॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. आपको इसने बोला है कि देयर इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारे पास, और उस ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन पास होती है. देयर इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच P and Q are midpoint of AC. P and Q are midpoint of AC. तो हम गिवन में लिखते हैं, इन गिवन पार्ट हमने क्या मेंशन किया, P and Q are midpoints of AB and AC. क्या प्रूफ करना है हमें? हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि PQ इज पैरेलल टू BC है. और हम सब जानते हैं कि जब पैरेलल प्रूफ करने की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले कन्वर्स ऑफ बीपीटी की. ओ सॉरी, जब पैरेलल प्रूफ करने की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की. थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से, प्रूफ बहुत ही इजी है इसका. लिखा हमने, इन ट्रायंगल एबीसी P and Q are midpoints of AB and AC. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि AP is equals to PB होगा and AQ is equals to QC होगा, क्योंकि लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए रेशियो इक्वल करना जरूरी है. और आप मुझे एक बात का आंसर दो, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं. तो यहां से निकल के आएगा AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 1 एंड AQ अपॉन QC इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC है. तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम बोलेंगे PQ is parallel to BC. Hence proved. A very simple question. By converse of BPT हमने ये प्रूफ किया था ना, by converse of BPT PQ is parallel to BC because of ratio equal कर चुके थे. क्योंकि आपने रेशियो इक्वल प्रूव करे तो आप कह सकते हो कि यहां पर PQ is parallel to BC होगा. यहां तक किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना. आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 6.2 का. ये कहता है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम. देयर इज अ ट्रेपेजियम ABCD इन व्हिच ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and diagonals intersect at point O. And diagonals intersect at point O. और diagonals intersect कर रहे थे point O पर. तो हमने यहां पर इसका पहले गिवन पार्ट लिखा. The given part is AB is parallel to CD. और हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, आप में से कोई भी टीपी लिखेगा, जानना पूरा लिखना होता है टू प्रूफ. हमें प्रूफ करके दिखाना है कि AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD है. तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन ने मेंशन किया कि ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल टू CD. मैंने इतना सा मेंशन किया, ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल टू CD. मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है किसके, CD के.
ये हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट है कि OE एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी किसके, CD के। ये लाइंस पैरेलल है तीनों की तीनों की तीनों मैंने नहीं लिखी, मैंने कंस्ट्रक्शन से इतना लिखा है कि OE इज पैरेलल टू CD है। मैं ये नहीं बोल रहा कि OE जो है वो AB के भी पैरेलल है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको प्रूफ करेंगे। आप दो क्वालिटीज एक साथ किसी एक कंस्ट्रक्शन में नहीं डाल सकते, बस यही रीजन है, ध्यान रखना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनना क्या करना है। अब हमें स्टार्ट किया हमने प्रूफ। हमने कहा इसमें कि इन ट्राइंगल, इसमें लिखो इफ AB is parallel to CD and OE is parallel to CD, then AB parallel CD parallel OE। तो तीनों की तीनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ध्यान रखना। फिर लिखा हमने इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC OE is parallel to CD। तो हम बोल सकते हैं बाय BPT AE upon ED, AE upon ED is equals to AO upon OC। This is our first equation। तो मैं यूज किया ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल, मैं लिखा इन ट्राइंगल ADB OE is parallel to AB। तो हम बोल सकते हैं बाय BPT, आप शॉर्ट में BPT लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुली अलाउड है। अब देखो जिस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं वो ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर मैंने इस लाइन को इसके पैरेलल किया है, तो मैं उल्टा लगा रहा हूं बीपीटी को AE अपॉन ED, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। उधर से भी उल्टा ले लेना, OB अपॉन OD। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करके बताओ कि क्या दोनों के दोनों इक्वेशंस किसी एक कॉमन पार्ट के इक्वल है। आपने कहा यस बिल्कुल। OB अपॉन OD भी AE अपॉन ED के इक्वल है, और OA अपॉन OC भी AE अपॉन ED के इक्वल। हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू OA अपॉन OC। लेकिन जो मैं प्रूफ करना था वो बात थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। वो कह रहा है कि OA के अपॉन में OB होना चाहिए और OD के ऊपर OC होना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी स्टेप नहीं है, बहुत छोटी सी स्टेप है, हमें सिर्फ इसको इधर शिफ्ट करना है, OB को नीचे शिफ्ट करना है, तो प्रूफ हो जाएगा AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD, हैंस प्रूफ्ड। बोल सकते हैं ये प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूफ्ड। AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD। एकदम सिंपल सा प्रूफ है, बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, here the next question is question number 10. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon OB equal to OC upon OD show that ABCD is a trapezium। और हमें यह प्रूफ करना है कि ABCD ट्रेपेजियम है। बिल्कुल उसका उल्टा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखना। जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसकी इंपॉर्टेंस 9 की कंपेरिजन थोड़ी सी कम है, बट फिर भी आना चाहिए एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which, ABCD is a trapezium in which, sorry it is not a trapezium, I am sorry. ABCD is a quadrilateral in which diagonals यानी कि AO upon, यानी कि आपको बोला गया AO upon OB is equals to OC upon OD है। तो गिवन में क्या लिखा हमने, इन quadrilateral ABCD AO upon OB is equals to OC upon OD है। और हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, एंड वी नीड टू प्रूव दैट AB is parallel to CD, यानी कि हमें उसको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है ना। वी नीड टू प्रूव ABCD is a trapezium। हमें क्या प्रूफ करना है, ABCD is a trapezium, उसको ट्रेपेजियम प्रूफ करके हमें दिखाना है, ध्यान रखना। We need to prove ABCD is a trapezium। तो हमने प्रूफ लिखा आगे। इन दैट प्रूफ हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे, बिकॉज इसके अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं जिससे हम कुछ भी एक्स्ट्रा कोई थ्योरम अप्लाई कर पाए, बिकॉज AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD है। अब ऐसी कंडीशन को लेकर के ना तो मैं बीपीटी लगा पा रहा हूं, ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा पा रहा हूं, बिकॉज मेरे पास कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है। तो मैंने लिखा यहां पर कंस्ट्रक्शन। हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे OE जो कि पैरेलल होगी CD के।
बट इस बार आप जानते हो कि वो सिर्फ सीडी के ही पैरेलल होगी, वो आगे चल के एबी के पैरेलल प्रूफ नहीं होगी, क्योंकि हमें डायरेक्ट ऐसी कंडीशन गिवन नहीं है। अगर वो आगे चल के एबी के इक्वल हो जाती है पैरेलल तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। अरे ये एक मेथड हो सकता है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ओई एबी के भी पैरेलल है तो शायद अपना काम हो जाए। तो मैंने इसी को टारगेट रखते हुए दिमाग में काम किया आगे कि इन ट्रायंगल एडीसी अगर ओई पैरेलल है सीडी के, इफ ओई इज पैरेलल टू सीडी, तो बाय बीपीटी हम ये बोल सकते हैं कि एई अपॉन ईडी इज इक्वल्स टू एओ अपॉन ओसीएम। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, बट वी हैव गिवन दैट AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। आप इसको लिख देना गिवन। अब गिवन पार्ट ऐसा नहीं था, लेकिन जैसा भी था हमने उसको थोड़ा चेंज कर लिया, AO के अपॉन में OC कर दिया, OD के ऊपर OB कर दिया। और हम बोल सकते हैं फ्रॉम दिस सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये बोल सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। अब एक बार इस वाले पार्ट को जरा चेक करके बताओ कि AE अपॉन ED OB अपॉन OD के अगर इक्वल है, यानी कि AE अपॉन ED का रेशियो OB अपॉन OD के इक्वल अगर आ रहा है, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बिल्कुल कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये, जरा ध्यान से सुनना। हमारे पास फिगर कुछ ऐसा था, वी हैव फिगर इन दिस शेप, लाइक ऐसे मार्क किया हमने, डायगोनल्स हो गए इसके एट पॉइंट O, और हम बोल सकते हैं कि यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ की थी। अब हम कह रहे हैं कि AE अपॉन ED OB अपॉन OD के इक्वल है, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी लाइन है AE वो ED के इक्वल है, और जो OB और OD का रेशियो है वो इनके इक्वल है। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ADB और हम ये बोलते हैं कि इफ AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD है, तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT OE is parallel to AB. So if OE is parallel to AB and OE is parallel to CD, then AB is parallel to CD. Hence proved. तो आप ये बात समझ सकते हो बड़े आराम से कि अगर if OE is parallel to AB and OE is parallel to CD, then AB is also parallel to CD. हम इस बात को और अच्छे से लिख देता हूं मैं एक बार, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी से दिख जाए। ट्रायंगल ADB, इफ ट्रायंगल दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, तो आप देखो क्रिएटिविटी, देखो क्रिएटिविटी मेरी है, क्रिएटिव हो गया हूं मैं आजकल बहुत ज्यादा। ये देखो, सो इफ OE इज पैरेलल टू AB एंड OE is parallel to CD, तो हम इन दोनों कंडीशन से ये बोल सकते हैं कि AB is parallel to CD होगा। Hence proved. And this shows that ABCD is a trapezium। और इसको हम बोल सकते हैं कि ABCD क्या प्रूफ हो गया है? ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया है। And this shows that ABCD is a trapezium. Let's move on next question. अब हम लोग 6.2 कंप्लीट करने के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? आपके सामने उसकी हेडिंग लिखी हुई है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि अब सिमिलैरिटी हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स में बात करनी है, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और अगर ये बात आप समझ जाते हो तो ये मान लेना कि आप एक बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट पे हाथ मार रहे हो, और ये कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम के अंदर। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा, अच्छे समझना। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि देयर आर टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, और मैंने आपसे कहा कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ऐसा है, इफ ABC इज सिमिलर टू PQR, देन एक बात हमेशा ध्यान रखना, द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि मैंने ABC के कॉरेस्पॉन्डिंग PQR लिखा है, लिखे हुए की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको भी जब भी लिखना है कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में लिखना है ट्रायंगल्स का नाम, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ABC लिखा है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग PQR आ रहा है, अगर तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग P हो गया, B के कॉरेस्पॉन्डिंग Q हो गया, C के कॉरेस्पॉन्डिंग R हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब
इधर ए के जैसा उधर पी दिखता है, इधर जैसा बी है वैसा उधर क्यू है, जैसा इधर आर सी है वैसा उधर आर है। आ रही है बात समझ में? तो हमने कहा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी के अपॉन में पी क्यू आएगा, बीसी के अपॉन में ऑटोमेटिकली क्यू आर आएगा और एसी के अपॉन में ऑटोमेटिकली पी आर आएगा। और साथ में हम ये बोलेंगे कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये जो आपने दो चीजें लिखी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो आप फटाफट से एक लाइन लिखो, when two triangles are similar then the ratio of their corresponding sides and their corresponding angles are equal. The ratio of their corresponding side is equal and their corresponding angles are equal. Sides का ratio equal होता है और angles पूरे equal होते हैं। अब ये क्या मैंने आपको सिमिलैरिटी होने के बाद क्या कर सकते हो वो बता दिया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद आप ये कर सकते हो उन ट्रायंगल्स के अंदर बड़े आराम से। तो दिमाग में पहला सवाल ये आएगा, सिमिलर प्रूफ करेंगे कैसे? हर बार गिवन थोड़ी होगा, हमें तो सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा ना वहां पे। तो यानी कि मैंने आपको क्लाइमैक्स दिखा दिया है पहले ही, अब मूवी बाकी है पहले की, तो आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया कि सिमिलर प्रूफ होने पे ऐसा होता है और इसके लिए कोई भी उसको शॉर्ट में नहीं लिखेगा, ध्यान रखना। कई लोग होते हैं सीपीसीटी, सीपीपीएसटी, अरे कुछ भी लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है सिमिलैरिटी में। आपको वहां पर जैसे सीपीसीटी एक ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म है, उसको सब मानते हैं, वो वैलिड है। वैसे सीपीएसटी नहीं है कुछ भी। आपको अगर साइड्स इक्वल करनी है तो आप मेंशन करोगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अगर एंगल इक्वल करना तो आप लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये आपको लिखना है वहां पर, आपको ऐसे फेंकना नहीं है कि यार ये हो गया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अरे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके सामने दो ट्रायंगल्स हैं, इनको सिमिलर प्रूफ अभी तो मैंने दे दिया, गिवन था कि सिमिलर है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि सिमिलर प्रूफ करते कैसे हैं। तो टोटल हमारे पास जो तरीके हैं वो है टोटल 4। इनमें से 2 तरीके देखकर आपको लगेगा कि ये तो एक भी हो सकते थे, इनको 2 अलग अलग क्यों लिखा है? अब देखो साहब, लिखा हुआ है उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ट्रिपल ए का काम अगर डबल ए से चल रहा है तो कोई बेवकूफी होगा जो थर्ड एंगल को भी इक्वल करके अपना टाइम वेस्ट करेगा। जब 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल आता ही है ट्रायंगल्स के अंदर। 2 ट्रायंगल है, उनके 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इधर 60 उधर भी 60, इधर 70 उधर भी 70, तो ऑटोमेटिकली बाकी बचा हुआ एंगल आपके पास 50-50 निकल के आएगा ही। एंगल से प्रॉपर्टी लगाओगे, इधर 50 आएगा उधर भी 50 आएगा। तो इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। ट्रिपल ए और डबल ए के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने लिखने का फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है। समझाऊंगा आपको, एक एक पार्ट को भी ढंग समझना है। जैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के टोटल कितने क्राइटेरिया थे? 5। ट्रिपल एस, एसएएस, एएसए, एएएस और आरएचएस, ये 5 क्राइटेरिया थे कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के। अगर आपने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो वो सिमिलर तो होते ही होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते, ध्यान रखना। नॉट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब 2 ट्रायंगल्स आपने सिमिलर प्रूफ किए हैं तो आप एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि उनको गलती से कॉन्ग्रेंट मत लिख देना। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को सिमिलर लिखा चल जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट मत बोल देना। सिमिलर ट्रायंगल अलग चीज है, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में साइड्स ही इक्वल आती है। अब यहां पर सिमिलर प्रूफ करने के टोटल 4 क्राइटेरिया हैं, हम एक एक को ढंग से डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 उठाते हैं हम लोग सबसे पहले, ट्रिपल ए। 2 ट्रायंगल्स थे, एक ट्रायंगल एबीसी। वैसे इनके पूरे जो प्रॉपर प्रूफ है वो कटवा दिए, इसलिए मैं वो करवा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना। वरना इनके प्रॉपर पूरे के पूरे प्रूफ भी है, वो आपको लिखवा सकता था बड़े आराम से, बट कोई जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि एग्जाम में नहीं आ रहे हो। 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें वो निकल गए हैं। आपको नॉलेज रहनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में ये निकल गया तो उसको मार्क कर लो, साइड में लिख लो कि यार ये निकल गया इस चैप्टर से। आपको एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी दिया हुआ था, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल आर दिया हुआ था, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू दिया हुआ था। तो मैं बोलूंगा बाय ट्रिपल ए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब सवाल ये उठता है कि अगर ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एंगल पी इक्वल दिया हुआ है तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी हो गया, एंगल बी के इक्वल उधर एंगल आर है
तो जल्दबाजी में क्यू मत लिख देना कि बी इस साइड है क्यू बी साइड, तो आपने बोल दिया नहीं। ये सारे रफ फिगर्स होते हैं, इनसे जज नहीं होता, जज होता है कि आपके पास है क्या क्या। अगर बी के इक्वल आर है तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग आर ही है, ध्यान रखना। एंगल्स में तो बड़ा आसान है जज करना, जिस पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है तो वो दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। ए के इक्वल पी था तो ए और पी कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, बी के इक्वल आर है तो बी और आर कॉरस्पॉन्डिंग, सी और क्यू फिर ऑटोमेटिकली होनी है कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। मैंने पी क्यू आर नहीं लिखा है, मैंने पी आर क्यू लिखा है, यहाँ पे बी बीच में, वहां पे आर बीच में आएगा, यहाँ सी लास्ट में तो वहां क्यू लास्ट में आएगा। ये बात समझ में? ये आपने ट्रिपल ए से किया, जब तीनों एंगल्स इक्वल हो तो आप बोल सकते हो कि भाई ट्रिपल ए, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अगर डबल ए का मतलब दो एंगल्स इक्वल थे, थर्ड एंगल को आपको इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मान चुके हैं कि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अगर इसके अंदर आपने ये बोला है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर है एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी है, तो आप बाय डबल ए ये बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, मैंने जानबूझ के ऐसे एंगल्स उल्टे सीधे लिखे हैं ताकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप पहचान पाओ। ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर दिया तो आर से शुरू होगा, बी के कॉरस्पॉन्डिंग चलो पता नहीं है, लेकिन सी के इक्वल पी है तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर पी चला गया तो पी लास्ट में आएगा, तो बचा हुआ क्यू ऑटोमेटिकली बीच में आएगा क्योंकि वो बी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। जब अगर दो मिल जाए ना कौन किसे कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो भाई डबल ए दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। चलते हैं इसके बाद नंबर 3 पे, एस ए एस। काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। एस ए एस आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। एस ए एस के अंदर आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, एक एबीसी और एक पी क्यू आर है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर आप ऐसा बोल रहे हो, अगर आपने ऐसा लिखा है कि ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू, एंड आपने ये भी लिखा है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू है, तो बेसिकली अगर आपको दो साइड्स का रेशियो इक्वल पता है और आपको यह पता है कि उनके बीच में आने वाला, बीच में बोला है मैंने, कोई और अदर एंगल नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा उनके बीच में जो एंगल आ रहा है अगर वो इक्वल आपको पता है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो आपको यही चीज समझनी है, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग नाम आप क्या लिखोगे, जरा ध्यान से सुनना। ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू था तो 100% ए कॉरस्पॉन्डिंग तो क्यू चला गया, एंगल इक्वल था। जब एक एंगल इक्वल था तो उससे काफी हेल्प मिलती है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू हो गया, मान गए। यहां पर अब इन दोनों में चेक करने की बारी, जरा ध्यान से सुनना। आपको एक पॉइंट पता है कौन इज कॉरस्पॉन्डिंग है, ए कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू के, तो ए बी में और क्यू आर में अगर ए ने क्यू का साथ दिया है तो बी ऑटोमेटिकली किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, आर के होगा ना यार। तो सिंपल सा पॉइंट है, एक पॉइंट से आप फिर साइड में तो क्रैक कर ही लोगे, बिकॉज ए अगर क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है तो ए बी अपॉन क्यू आर में ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू था तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग 100% आर होगा। ये ध्यान रखना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, क्यू आर पी। और आप बोल सकते हो कि ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू था और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू था। तो आप देख सकते हो कि यहां से ए बी लिया और उधर से ए सी लिया, ए बी और ए सी लिया है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर और पी क्यू लिया है। तो बेसिकली यहां ये वाला एंगल आएगा और यहां ये वाला एंगल आएगा, तो बिल्कुल सही है, दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है ये एंगल। तो हम बोल सकते हैं बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। प्रूफ हो गया सिमिलर। आगे चलते हैं, जरा ध्यान से सुनना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए लास्ट क्राइटेरिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको बहुत चीजें सिखाएगा और एक शानदार ट्रिक सिखाऊंगा यहाँ पे, 1 मिनट के अंदर पकड़ लोगे कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। जरा ध्यान से सुनना। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर में मैंने इस बार आपको साइड्स के तीनों का रेशियो इक्वल दिया और मैंने ऐसे बड़ा अजीब सा लिखा है। मैंने लिखा ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर। मैंने इस तरीके से मेंशन किया है। तो आप मुझे छोटी सी बात का आंसर दो, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे ये समझ में नहीं आ रहा है।
कोई एंगल नहीं है इस बार, पूरा का पूरा साइड के थ्रू काम चलाना है आपको। हो सकता है कि एग्जाम में चेक करने में 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, मैं उस टाइम को विद इन 10 सेकेंड्स कन्वर्ट कर दूंगा। ध्यान से सुनना, आप कोई भी दो साइड को टारगेट करो। आपने कहा ए बी और एसी को लेंगे, एसी बीसी, ए बी बीसी, जिसको लेना कोई दो साइड पकड़ो, सेम ट्रायंगल की दो साइड। आपने कहा पास पास लिखे, ए बी और एसी को लेकर खत्म करो। ए बी और एसी में कॉमन क्या है? आपने कहा सर ए बी और एसी में कॉमन है पॉइंट ए। इनके नीचे जो साइड लिखी हुई है उनमें कॉमन क्या है? आपने कहा सर उनमें कॉमन है पॉइंट क्यू। तो 100% ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है, तो ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आ गया। अगर ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग 100% क्या है? आर है। और ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? क्यू आर पी। दोबारा सुन लो वापस एक बार, ए बी ए सी में ए कॉमन, उनके नीचे साइड में क्यू कॉमन, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू चला गया। अगर ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? आर होगा। आ गया आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने लिखा इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर। तो हम बोल सकते हैं बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, हैंस अब कोई दिक्कत ही नहीं बची है। तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से शांति से इन सबको कर पाओगे। अब आगे से तो जरा ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। अभी हमारी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 आया है। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। इसका कहना है कि भाई आपके सामने कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, आपको इन्हें चेक करके बताना है कि सिमिलर है या नहीं है, और है तो किस क्राइटेरिया से है। आपने यहां चेक किया एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल, तो आप बोल सकते हो बिल्कुल कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और आप लिखो क्राइटेरिया बाय ट्रिपल ए, मेंशन किया आपने। और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का भी ध्यान रखा। यहां आपने ऑब्जर्व किया कि ए बी का रेशियो जो है वो क्यू आर के साथ इक्वल आ रहा है, बिकॉज इट विल 1/2। आपने ऑब्जर्व किया कि जो रेशियो है हमारा ए सी का वो इक्वल आ रहा है पी क्यू के साथ, और वो आ रहा है 1/2। जो बीसी का रेशियो है वो इक्वल आ रहा है पी आर के साथ, दिस इज ऑल्सो 1/2। तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि बाय ट्रिपल एस दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स का नाम लिखो। आपने कहा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, ए बी और ए सी में ए कॉमन, इनमें क्यू कॉमन, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आएगा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर आएगा, और यहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्यू आर पी हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी है बाय एस एस एस। और इस तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट्स भी गिवन है। इन पार्ट्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, आपको इन पार्ट्स को देखकर यह समझाना है कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। अगर स्क्रीन नहीं बैठ रहे से यहां आते हैं इस पे 2/4 1/2, 3/6 1/2, लेकिन 2.7/5 नहीं बैठा है यार रेशियो इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि कोई क्राइटेरिया फिट नहीं बैठ रहा। तो जबरदस्ती मत करने बैठ जाना कि होना चाहिए होना चाहिए, अगर हो रहा है तो लगाओ। इसकी बात करते हैं, यहां देखो ये 70 है, ये 80 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना निकल कर आएगा? आपने कहा सर ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। 80 30 ये कितना निकल के आएगा? 70। तो आप समझ जाओ ना कि वहां पर आपको डायरेक्टली इक्वल नहीं थे, जैसे आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई आपको एंगल इक्वल दिखने लगे। आपने कहा एंगल ई एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल डी एंगल पी के इक्वल है। आपने कहा इसमें ट्रिपल ए लगाएं या डबल ए लगाएं, तो ये आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रिपल ए वाले क्वेश्चन को डबल ए से करते हो मार्क्स पूरे मिलते हैं, डबल ए को ट्रिपल ए से करते हो मार्क्स पूरे मिलते हैं। लेकिन कई जगह कई बुक्स में मेंशन था, तो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया वो क्या था कि जहां पर एंगल, जैसे यहां पे एंगल्स आपको इक्वल करने के लिए आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकालना ही पड़ा, क्योंकि डायरेक्टली सिर्फ एक ही एंगल इक्वल आ रहा था। तो आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल को निकाला। जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल रहे हो तो ऐसे केस में, ऐसे डायरेक्ट केसेस के अंदर हम लोग, जैसे मान लो आपको इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर आपको डायरेक्टली इक्वल पता है एंगल्स, तो ऐसे केस में जनरली बुक्स के अंदर, सब बुक्स में ट्रिपल ए यूज किया हुआ दिखेगा आपको। जहां आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा, दो एंगल्स तो इक्वल दिख रहे हैं, थर्ड एंगल आप जबरदस्ती चाह रहे हो कि ट्रिपल ए से करें, तो आपको थर्ड एंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, आपको बहुत बड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप डबल ए से खत्म कर दो ना। ये एक डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया, वरना कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रिपल ए को डबल ए से करते हो मार्क्स पूरे मिलते हैं, डबल ए को ट्रिपल ए से करते हो मार्क्स पूरे मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने हमसे कहा कि ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 125 है, और हमें ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं। ट्रायंगल का नाम देख लो क्या दे रखा है, ODC इज सिमिलर टू OBA।
हम जानते हैं कि जो एंगल डीओसी है उसको निकालना बड़ा आसान है, एंगल हम प्रॉपर्टी लगाएंगे वो निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? वो निकल के आ गया 55 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों का सम 180 होगा, तो एंगल डीओसी निकल के आएगा 55 डिग्री। अगर ये 70 है, ये 55 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। सवाल उठता है इस एंगल को निकालने का। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट चेक किया, इसके पॉइंट ए के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पॉइंट सी है, तो हम चेक कर सकते हैं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, और वो भी कितना होगा? 55 होगा। और इसका रीजन आप लिखोगे, रीजन क्या लिखेंगे हम इसका हम रीजन मेंशन करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने साइड्स का कोई काम में लिया ही नहीं, तो साइड्स के बारे में क्या ही मेंशन करोगे आप? सीधे किसके बारे में लिखोगे? एंगल्स के बारे में। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे वाले पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, डायगोनल्स ऑफ ट्रिपेजियम। देखो ये मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है 6.2 का फिर से घूम कर आएगा, और इस बार एग्जाम में कोई मेथड मेंशन नहीं होता कि बीपीटी से करो या सिमिलैरिटी से करो। सिमिलैरिटी ज्यादा इजी पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD प्रूव करना है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, और आपको गे रखा है कि AB इज पैरेलल टू CD है। तो आपने गिवन में लिखा ABCD इज अ ट्रिपेजियम। क्या प्रूफ करना है हमें? हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD है। तो किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सीधे प्रूफ पे जाओ। आप मेंशन करो इन ट्रायंगल AOB। अब देखो मैं AOB के कॉरेस्पॉन्डिंग जिस ट्रायंगल का नाम लिखूंगा पहले उस सर में जज कर लूंगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को ले रहा हूं मैंने कहा ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल है बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो AOB के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा COD। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आप बोल सकते हो कि एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD एंड एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC। तो आपने कहा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एग्जाम में AIA मत लिखना, पूरा लिखा करो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। तो हम बोलेंगे बाय डबल ए दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है, AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD है, तो आप बोल सकते हो, एक स्टेटमेंट आएगा इसके बाद, क्योंकि आपको साइड्स का रेशियो इक्वल करना है, तो आप लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है सिमिलर ट्रायंगल्स की वो कैसी होती है? इक्वल होती है। इसलिए ध्यान रखना, आपने सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये स्टेटमेंट लिखे बिना अगर आपने लिख दिया तो आधा नंबर कट जाएगा। ध्यान रखना। AO अपॉन OC, क्यों? मैं कुछ नहीं देख रहा, फिगर में बिल्कुल नहीं देख रहा, मैं सिर्फ ट्रायंगल्स के नाम देख रहा हूं क्योंकि मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ढंग से लिखा था। AO के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां से OC ही आ रहा है, OB के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां से OD ही आ रहा है, तो हमने लिखा AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। हैंड्स प्रूफ, खत्म क्वेश्चन। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। इसमें क्या बोला गया जरा ध्यान से सुनना। गिवन पार्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले गिवन पार्ट में मेंशन करेंगे। इन गिवन पार्ट हमने ये मेंशन किया है, गिवन में लिखा हमने कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है, और सबसे बड़ी बात उसने हमें ये भी दिया है कि QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR है। और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें यह प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR है। यह प्रूफ करके दिखाना है। जरा ध्यान से सुनना, मैं करके दिखाता हूं आपको पूरा का पूरा प्रूफ। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा। क्या करेंगे हम लोग? इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो उससे पढ़ने वाला इंपैक्ट क्या है कि PQ इज इक्वल्स टू PR होगा, और रीजन लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और उसका रीजन लिखा हमने बिकॉज PQ इज इक्वल्स टू PR हो गया। रीजन क्यों मैं इनको इक्वल कर रहा हूं? ध्यान से सुनना। मुझे QR अपॉन QS, मुझे QR अपॉन QS, QR का रेशियो QS के साथ इक्वल दिया हुआ है QT अपॉन PR के। मुझे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। कौन कौन से? PQS को, यानी कि ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है PQS, इसको TQR बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। तो मुझे पता होना चाहिए था QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन QP, पर मुझे पता क्या है? QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। अब अगर मैं PR को PQ से रिप्लेस करने का जुगाड़ ढूंढ चुका हूं तो मेरे लिए कितना आसान हो गया प्रूफ करना। कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल
हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या लिखा हमने? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी एंड वी नो दैट दिस इज द गिवन पार्ट, दिस इज नॉट गिवन, गिवन में लिखा हुआ था क्यू टी अपॉन पी आर, ये था गिवन। तो हमने इसी में चेंज करके लिखा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। इस रीजन लिखा हमने एज वी हैव गिवन दैट क्यू पी इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, तो यह मेंशन कर देना फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखोगे यहां पे? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। और एक एंगल क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, तो देखो क्लियर, देखो क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ, क्यू टी का रेशियो क्यू पी के साथ, और बीच वाला एंगल इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे बाय एस ए एस ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, हैंड्स प्रूफ, खत्म। आप बोल सकते हो बड़े आराम से बाय एस ए एस दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, बहुत इजीली। तो आपको बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय एस ए एस, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो आपको सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से समझ सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए बोलूंगा मैं बिकॉज इसके अंदर फिगर नहीं है, तो मैं फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा, और अब आपका काम है इनको लिखना ढंग से। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, दैट इज पी क्यू आर, दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दिस ट्रायंगल वी हैव गिवन दैट अ लाइन which intersect PR at S and QR at T। PR को S पे करती है और QR को T पे इंटरसेक्ट करती है। पैरेलल नहीं बोला इसने, सिर्फ इतना बोला कि एंगल P एंगल RTS के इक्वल है। तो मैंने मार्क कर दिया कौन कौन सा एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ध्यान रखना। एंगल P एंगल RTS के इक्वल है, और मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल है RPQ, देखो जब ये खुद लिख के दे रहा है तो सिमिलर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लिखकर दिए होंगे, 100% फैक्ट है ये। इसने लिखा क्यू आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस, करना है हमें। आर टी एस को आर पी क्यू के सिमिलर बोला है, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि आर तो दोनों में कॉमन आ गया। ये वाला टी पी के इक्वल, तो टी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसने पी ही बोला है, तो बिल्कुल सही है। जब आपने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट चेक करते वक्त ही ढूंढ लिया कि क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, तो काम तो वहीं खत्म हो गया ना यार। एंगल आर कॉमन और ये एंगल उसके इक्वल, गिवन बोल देना, बाय डबल है, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। आगे चलते हैं। अब इस वाले पार्ट के अंदर आपको बोला गया कि ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो गिवन पार्ट में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और साथ में आपको यह प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। बहुत ही इजी है, जरा ध्यान से देखना। मैंने लिखा इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, अगर ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं बाय सीपीसीटी ए बी अपॉन ए सी, सॉरी माय बैड, बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, ये हम बोल सकते हैं। बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर सकते हैं, इतना तो अधिकार है ना यार हमको, तो कर ही सकते हैं। तो यहां पे इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं। आप बोलोगे ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, 6.2 में भी किया था हमने ऐसा ही। तो ए बी अपॉन ए सी कितना निकल कर आएगा? वो निकल के आएगा 1। और सिमिलरली ए डी अपॉन ए कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 1। तो हम कह सकते हैं इन दोनों कंडीशन से कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए ई है। और आप बोल सकते हो कि अगर ए बी अपॉन ए सी ए डी अपॉन ए ई के इक्वल है, तो इसका मतलब ये फैक्ट है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए ई है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी में। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। रीजन आप जानते हो क्यों किया है? बिकॉज मुझे इस छोटे ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना था। तो मैंने कहा अगर ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी के इक्वल आ जाए और एंगल ए दोनों में कॉमन हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि बाय एस ए एस दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो बस आपको इसका क्या लिखना है कि इन ट्रायंगल ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी एंड एंगल ए दोनों में कॉमन, तो बाय एस ए एस दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। एस ए एस और ट्रिपल एस जिस क्वेश्चन में लगती है उस क्वेश्चन की अपने आप में इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाती है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है।
अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फिगर के अंदर ही। अब सारे के सारे पॉइंट खुद से कर पाओगे एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद। एईपी और सीडीपी की बात करते हैं। ये एईपी है और ये सीडीपी है, वर्टिकली अपोजिट और 90-90 सिमिलर बाय डबल ए। एक एक पॉइंट इसका सिमिलैरिटी से होगा। जैसे कि अगले वाले पॉइंट की बात करते हैं, ए बी डी और सी बी ई। ये रहा आपका एबीडी, दिस इज एबीडी, एबीडी और सीबीई, सीबीई ये बड़ा वाला और इधर ये बड़ा वाला, एंगल भी दोनों में कॉमन है और इधर ये 90 है, इधर ये 90 है। अब आप जज कर सकते हो बाय डबल ए दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये भी डबल ए से होगा और ये भी डबल ए से होगा, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये मैं करवाऊंगा आपको, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इसका फिगर गिवन नहीं। इन्होंने बोला कि देयर इज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी BE intersects CD at F. When we extend AD up to point E, BE intersect CD at point F. आपको गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, मेंशन किया आपने कि ये पैरेललोग्राम है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल ABE सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CFB के। तो उसके लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। पहले तो मार्क करते हैं उन ट्रायंगल्स को जो हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इस बड़े ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। मैं उसको ब्लैक ब्लैक आउटलाइन कर देता हूं। ये वाले, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो आपने लिखा प्रूफ के अंदर बहुत सिंपली, अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट की टेंशन ही नहीं है, उसने खुद ही हमें नाम लिख के दिया, तो हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। बट कॉपी करने की जरूरत ही नहीं, हम जानते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कितना इजी है, एग्जाम में आता है, एक फिगर बनाना पड़ता है, ध्यान रखना वहां पे। और आपने कहा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल ABF इज इक्वल्स टू एंगल BFC, रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय डबल ए दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ABE इज सिमिलर टू CFB, हैंस प्रूव्ड, खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9 हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ये कॉमन आ गया, 90-90 हो गया, और ये साइड्स का रेशियो इक्वल करना है। तो वो तो हो जाएगा, बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 का भी फिगर नहीं है, तो फिगर एक बार अगर मैं ड्रॉ करता हूं और आप उसके बाद खुद ही जज कर लोगे कैसे सिमिलर करना होता है। एक ट्रायंगल का नाम है ABC और एक ट्रायंगल का नाम है EFG। ये दो ट्रायंगल्स है हमारे सामने। इसने कहा कि जो CD है वो एंगल C का बाइसेक्टर है और जो GH है वो एंगल G का बाइसेक्टर है। तो गिवन पार्ट तो हम देख लेंगे कि ये बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हमें आगे क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना। हमें उन्होंने बोला कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FEG के सिमिलर भी है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल F होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G होगा। रीजन लिखा हमने, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब मुझे सबसे पहले इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। ऐसे मेंशन किया है 2 पॉइंट्स पे, ध्यान से पढ़ सकते हो आप। DCB को सिमिलर करना है HGE के। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे सिमिलर, जरा ध्यान से सुनना। आपने कहा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, मैंने मान लिया क्योंकि हमने लिखा है। आपने लिखा कि एंगल C एंगल G के इक्वल है, तो हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाला एंगल के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हो कि बाय डबल ए दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सिमिलरली स्टार वाले हो जाएंगे और उसी के साथ आप बोल सकते हो कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। CD अपॉन GH दोनों में आता है, लेकिन AC अपॉन FG किसी एक ही में आता है। यानी कि स्टार वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने पर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप इक्वल कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड आज का आखिरी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ABD को मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ABD को EFC के सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे,
अच्छे से सुनना, मुझे दोनों के अंदर 90-90 पता है, मैंने 90-90 मार्क कर दिया, इसमें ये 90 है, इसमें ये वाला एंगल 90 है, बट मुझे अभी तक एंगल्स इक्वल नहीं मिले, बट उसने कहा था कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि कुछ कॉमन तो था नहीं, लेकिन कॉमन नहीं था बट ए बी इक्वल टू ए सी था, तो हम बोल सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ए बी इक्वल टू ए सी के होने से आपने एंगल ए बी सी को इक्वल प्रूफ किया है ए सी बी के। रीजन आप सब जानते हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये उसका रीजन है। तो इस तरीके से आप इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। सिमिलैरिटी पे इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपकी कहीं ना कहीं कमांड बनी होगी आप क्वेश्चंस पे कि हायर इसको कर सकते हैं। सो क्लास, इनकी प्रैक्टिस ढंग से करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।